हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे कराची के मसले मसाइल से। हमने आपको गुज़श्ता हफ्ते जो बारिश हुई और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे मुतल्लिक बात भी की, वीडियोस भी दिखाई कि किस तरह से नाले नदी बिफर आए कराची के और गंदा फुजले वाला पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया, सड़कों पर खड़ा हुआ था, लोगों को शदीद परेशानी और अजियत का सामना था। अब इस सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज को हुक्म दिया है कि वो कराची की सफाई के ऑपरेशन में हिस्सा लें। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए बताई अवाम को, और उन्होंने कहा कि मैंने पाक आर्मी को भी कह दिया है कि वो कराची की सफाई में हिस्सा लें। विफाकी वज़ीर अली जैदी साहब कहते हैं कि कराची पाक फौज को खुशामदीद कहता है और उनकी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में हालिया बारिशों के पेश नज़र NDMA को बरसाती नालों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जायजा रिपोर्ट मुरतब करने की भी हिदायत दी है। अब हमने अपने एनालिस्ट के सामने इस सूरत हाल पर सवाल कुछ यूँ रखा है कि क्या समझते हैं वो, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इकदाम से कराची का ये मसला हल हो, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ होंगी। इरशाद भट्टी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सिंध हुकूमत और CM साहब ये कह चुके हैं कि जी सिर्फ नदी नालों की सफाई का मसला नहीं है, ये जो तजावुजात हैं उनका भी मसला है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी पहले फेज में तरजीह दी है नालों की सफाई को। क्या लगता है इस कदम से मसाइल हल हो जाएंगे? क्या आपने फिर से सबसे पहले मुझे आगे कर दिया कि अब मैं रोऊं। सबसे पहले मैं नोहा पढ़ूं, मरसिया पढ़ूं और सबसे पहले मैं रोऊं इस कराची के मामलात पर। यानी क्या यानी कराची और सिंध के मामलात क्लोज टू द सेंटर ना, तो हम चाहते हैं हमें जरा बताएं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो बड़ा क्लोज हूँ, कराची के भी बड़ा क्लोज हूँ। सुन ले, कराची वालों की सुन ले। कल पार्क लेन रेफरेंस था, उसमें जहां अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैंक के 2 सदर जो हैं, साबिक सदर, वो जरदारी साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं, जहां एक मुआवजा हुआ है कि 4,000 रुपए वाली कंपनी जो बनी वो वजूद में आने से पहले उसे 1.5 अरब का कर्जा मिल गया, वजूद में नहीं आई। लेकिन वहां अल्लाह के फजल से ये भी कल पता चल गया, मेरा बड़ा मसला हल हो गया कि फालूदे वाले के अकाउंट में 20 करोड़ मुंतकिल करने के पे आर्डर्स और रक्शे वाले के अकाउंट में 20 करोड़ मुंतकिल करने के पे आर्डर्स नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में पेश कर दिया। मुबारक हो जी। ये यकीन करें कि जितना ये 35 वॉल्यूम मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स की ये रिपोर्ट पढ़ लेना, जितनी मेहनत इन्होंने इधर की, अगर इससे आधी मेहनत कराची पर करते तो बिलीव मी आज एक मसला भी कराची का ना होता। अब क्या, अब और ये रोशनियों का शहर होता। अब बिलाशुबा NDMA इन्हीं कामों के लिए बना है कि एमरजेंसी हो तो वो रिलीफ पहुंचाए। बिलाशुबा फौज हमारी ये मुश्किल वक्त में फौज को साथ खड़ा होना चाहिए और सब मुल्कों में होता है। मगर ये मसले का हल नहीं है। ये जो आप 500 नजायज जो इमारतें बन गई हैं उनका क्या बनेगा? जो पार्क कब्रिस्तान बिक गए हैं उनका क्या बनेगा? के इलेक्ट्रिक, बल्दिया और सीवरेज बोर्ड की जो तबाही हो गई है उनका क्या बनेगा? जो बाकी सारे कटिंग जो कायदे आज़म के मिज़ार तक पहुंच गई उनका क्या बनेगा? ये कैसा मुल्क है, कैसे लोग हो यार? ये मैं तो इसमें समझ नहीं आती। इमारत गिरती है तो मलबे से निकालने के लिए ना मशीनरी होती है, ना तरबियत याफ्ता लोग होते हैं। जल्जला आता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, सैलाब आता है तो सब तकरीरें सैलाब के साथ बह जाती हैं। बारिश हो तो तबाही, बारिश ना हो तो तबाही। कोई सिविलियन इदारा है, एक सिविलियन इदारा जो खड़ा हो अपने कदमों पर और जो कभी भी जिसने रिलीफ पहुंचाया हो? कोई एमरजेंसी के वक्त में कोई एमरजेंसी रिलीफ जो हमें मिला हो? क्या इससे भी फौज ने रोका था? क्या इससे भी सिलेक्टर्स ने रोका था? क्या इससे भी खलाई मखलूक ने रोका था? वो बिलावल भुट्टो साहब ने एक दिन फरमाया था सिलेक्टर्स को तब्दीली पसंद आई, अब कराची में खलाई मखलूक पसंद आई। बिलावल साहब, मजबूत इदारे ना बनाएं, ये फौज ने रोका था। स्कूल ना बनाएं, ये फौज ने रोका था। एमरजेंसी रिलीफ ना बनाएं, ये फौज ने रोका था। अच्छे अस्पताल ना बनाएं, ये फौज ने रोका था। इदारा जाती इस्लाहत ना करें, ये फौज ने रोका था। इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं बनाना, फिर हर इलेक्शन के बाद रोते रहना है। और हर जब भी मौका मिलना है अदलिया पर हमला करना है, फिर कहना है हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब आपने आपको जायदादें बनाने और औलादें सेट करने में फौज नहीं रोक सकी तो खुदा के लिए एक इदारा बना दो, और जो मुझे खुशकी से निकाल सके, सैलाब से निकाल सके,
तब निकाले। ये बड़ा अच्छा पॉइंट जब आपने भी भट्टी कोई एंड साहब, होता है फौज बुला लो, ये महमल फौज की बुला तरफ लो। लेके जाती हूं किधर मैं। गया कराची का सारा सेटअप, किधर गए कराची के वारिस, किधर गए सिंध के मालिक, किधर गए बड़ा दावे वैलिड नारे। पॉइंट भट्टी अब साहब उठा रहे हैं उजैर महमल। बलोच को बुलाएं, ठीक अब है, उजैर बलोच को बुलाएं और निसार मरोई को बुलाएं ठीक कि है। पानी निकाले। अब 18वीं तरमीम से कहें कि पानी निकाले, आए इस पर भी मनाजरा कर लें कि ये पानी क्यों खड़ा है। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, ये वाला जो आपने कहा है ना, ये मैं महमल की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। महमल, बड़ी सही निशानदेही की है भट्टी साहब ने। इमरजेंसी के वक्त कौन सा होता है हुकूमती इदारा, जैसे हमने देखा है दीगर सूबों में 1122 है। अब हुकूमती इदारा तो कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज ऑफर नहीं करता, रजाकाराना तौर पर हो जाए तो हो जाए। देखिए अलीना, इसमें एक्चुअली दो तीन मसले हैं। अगर एक और बिल्कुल होना चाहिए इस तरह का, जिस तरह रेस्क्यू 1122 बहुत ही एक अच्छा है, इस तरह के इदारे ज़रूर होने चाहिए सिंध के अंदर बिल्कुल। लेकिन कराची के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मसला है। एक तो जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि देखिए 6 नाले हैं, 2 नदियां हैं और एक बड़ा कुदरती सिस्टम था एक ज़माने में कि वो कनेक्ट होती थी और फिर वो 38 समुंदर में नाले जो था हैं, वो सारा पानी 38 चला नाले जाता था। हैं, जी 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 महमल। 38 नाले हैं। जो मेन थे मैं उनकी बात कर रही हूँ भट्टी साहब का। एनीवे हो सकता है कि मेरे को गलत तो लगे, मुझे कराची के कुछ लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने, अच्छा अब असल चीज क्या है देखिए अलीना, कि उन नालों के ऊपर, और आपको पता है कि उसके ऊपर इलीगल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, इंक्रोचमेंट हो चुकी है और दीगर अदवार में होती रही है वो। खाली को पिछले 5 साल या 10 साल वो होती रही मतवातर। फिर आप देखें कि पिछले 10-15 साल के अंदर कराची की जो आबादी जिस तरह से बढ़ी है वो एक मशरूम ग्रोथ हुई है बड़े रीजन की वजह से। उनमें वॉर ऑन टेरर भी थी, उनमें जब सिंध के अंदर फ्लड्स आए वो भी था, उनके अंदर और भी इश्यूज थे कि जिसकी वजह से कराची की आबादी पिछले चंद सालों में, मतलब 10-15 सालों के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गई है। फिर कराची के अंदर बारिशें इस तरह से नहीं होती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आप देखिए बारिशें भी बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से नालों का पानी जो है वो चोक कर जाता है और फिर पानी आगे नहीं जाता और फ्लडिंग हो जाती है। और इतनी खौफनाक सिचुएशन है, ये वीडियोस और ये सब कुछ देखकर न्यूज के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर भी देख के सच्ची बात है बहुत सख्त अफसोस होता है और बंदा सोचता है कि कराची का क्या किसी के पास ओनरशिप नहीं है। अब आप देखिए 17 तकरीबन लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं और सिटी गवर्नमेंट के अंडर आती है को 30% कराची आता है। बाकी उसमें इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं कराची के मसले के अंदर कि मुझे लगता है कि जब तक अलीना ये लोग सब इकट्ठे नहीं सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे एक क्लियर माइंडसेट के साथ कि हमने अब कोई डिसीजन लेनी है, हमने अब कोई सोल्यूशन की तरफ जाना है, ना कि ब्लेम गेम। हम क्या देखते हैं सिर्फ और सिर्फ ये इसकी गलती है, ये पीपल्स पार्टी की, एमकेएम की, ये पीटीआई की है, ये फलाने की गलती है, हाँ। यही चलता है, ये एएनपी की गलती है, यही चलता रहता है। ओनरशिप कोई नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी जो आपका सवाल है इसमें तो मैं नहीं का ऑप्शन दूंगी, क्योंकि ये एक सियासी चीज हो सकती है। देखिए एनडीए में भी शायद ये मसाइल ना हल कर सके, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये इतना कॉम्प्लेक्स मसला है कि क्या आप एनडीए को भी डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं? मतलब हमारे इदारे भी इसमें अच्छा वो ठीक नहीं है, मतलब आप इनका कहना चाह हल रही हैं निकाल शायद सकेंगे वक्ती जब तक तौर सारे पर तो इससे स्टेक मसला होल्डर्स थोड़ा नहीं बेहतर हो जाए, लेकिन हल नहीं निकल सकेगा जब तक तमाम नहीं स्टेक हो होल्डर्स सकता नहीं लॉन्ग बैठते। टर्म ठीक में, है, बिल्कुल ठीक है। बाबर सत्तार साहब, जैसे महमल ने भी कहा ब्लेम गेम होती है और उसमें सबसे बड़ा नुक्ता यही निकलता है जी, फंड्स की कमी। शहरी हुकूमत कहती है हमें सूबाई हुकूमत फंड्स नहीं देती। वजीर आजम इमरान खान से जो कल मुलाकात हुई है इमरान इस्माइल की, उसमें भी ये नुक्ता निकला और वजीर आजम ने पूछा कि क्या एनएफसी के साथ पीएफसी को भी मुंसलिक किया जा सकता है, जिसके तहत विफाक सूबों को डायरेक्टली नीचे तक फंड्स मुहैया कर सके। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा बुनियादी सवाल के साथ। देखिए ये तो उनके पूरी टीम है लीगल एडवाइजर्स की, वो उन्हें एडवाइस करते रहेंगे कि कानूनी तौर पे क्या हो सकता है। बुनियादी इशू ये है कि इस चीज पे किसी न किसी स्टेज के ऊपर इस मुल्क को फैसला करना पड़ेगा कि ये मुल्क चलना कैसे है। मैं भट्टी साहब से बिल्कुल अग्री करता हूँ, आपकी फौज एक इमरजेंसी के ऊपर तो आप उसे सिविलियन सपोर्ट के लिए लेके आ सकते हैं। कोई फ्लड्स है, अचानक चीज होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको लोग चाहिए जो डिसिप्लिन भी हों और वो आके इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, इसेंशियली मैन पावर, वहां तो आप कर सकते हैं। बाकी मुल्कों में भी ये चीज होती है फ्लड्स के अंदर और इस तरह की कोई भी जो इमरजेंसीज आती हैं, या फिर अर्थक्वेक के अंदर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, मैन पावर चाहिए आपको लोगों को निकालने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ एक कॉम्प्लेक्स इशू है गवर्नेंस का, उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व होने की जरूरत है और अपना अपना काम ठीक करने की जरूरत है। इसेंशियली फेलियर अर्बन प्लानिंग का है कि आपके वाटर कैचमेंट एरियाज हैं, रेन वाटर है, स्टॉर्म वाटर है, उस पे
बाकी सारी दुनिया में इंश्योर किया जाता है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो ताकि पानी फ्लो कर सके। इसी तरह गार्बेज डिस्पोजल है, गंद शंद आप फेंकते हैं वो रोज पे रोज उठाया जाए ताकि पानी फ्लो कर सके। सो जब भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन होगी तो बाकी दुनिया के मुल्कों में भी पानी जमा होता है, लेकिन उसकी वो बड़ी जल्दी निकल जाता है 2-4 घंटे में, अगर बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन हो जो प्रिडिक्टेबल नहीं हो हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर। सो इस तरह की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। सो जब प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर रहे हैं एनडीएमए को, तो अब इसी तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। एक दफा पानी निकालना एक बात है, लेकिन एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना किसी चीज का, और ये इंतहाई लेजी सोल्यूशन है। और हमने देखा इससे पहले पीएमएलएन जब बी टीम थी तो वो ये काम करती थी, अब पीटीआई ये काम कर रही है कि जहां पे आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें, जहां पे आपकी लीडरशिप की जरूरत है। यानी आपने ये चैलेंज लिया था ना, एक कॉम्प्लेक्स मुल्क है पाकिस्तान, उसे रूल करना है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन तीनों को फ्लो करना है एक साथ, और इदारे हैं। तो ये वो चैलेंज था जो इमरान खान साहब ने लिया था, और उन्होंने इस कौम को कहा था कि मैं डिलीवर करूंगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसके बाद कहें जी मैंने एनडीएमए या फौज को कह दिया कि वो आके संभाल लें, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपको क्या लगता है? आपने कराची का बड़ा अच्छा वक्त भी देखा है, लेकिन अब शिकवा ये किया जा रहा है कि चूंकि सारा कुछ सूबाई हुकूमत के हाथ में और वो फंड्स रिलीज नहीं करती, तो इस वजह से ज्यादा मसाइल हो रहे हैं। अलीना, पहली बात तो यह है कि मुझे तकलीफ होती है ऑन ए सीरियस नोट कि जब भी हम कोई डिस्कशन शुरू करते हैं तो या सादगी में या एक खास प्लानिंग के तहत हम जमहूरियत, 18वीं तरमीम और उसको पहले जो है ना अनहाइलाइट करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। यकीन जाने मैंने कई टीवी जो है हमारे जो उनके ओनर्स हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको मैंने कहा कि यार खुदा के वास्ते आपके जो मीडिया है, ये जमहूरियत जो कुछ आप दिखा रहे हैं ये दिखा सकता है, ये जो टूटी फूटी जमहूरियत है और जैसी है मुझे भी पता, आपको पता, इसका मरून मिन्नत है। आप इसके ऊपर जमहूरियत को ज़ब्त-ओ-क़ूब ना होने दें, उसका तज़हीक, ये जी छोटी जमहूरियत, ये बड़ी जमहूरियत, ये बुरी जमहूरियत, जी अच्छी डिक्टेटरशिप से बहुत अच्छी है, ये कुछ तज़हीक की चीजें नहीं है, इनकी एक सैंक्टिटी है। लेकिन कौन जानता है? जो पार्लियामेंट की जमहूरियत की कदर जानता है। मैं आज भी कहता हूं कि मुझसे ज्यादा इमरान खान साहब की मुखालफत किसने की है? खुदा गवाह है कि मैं बांगे तौर कहता हूं कि इमरान खान साहब को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया, चाहे उसके अंदर मुस्लिम नून शामिल हो जाएगी, डंके की चोट पे बताऊंगा कि ये गलत कर रहे हैं। इमरान खान को मैं कभी जिसको कहना चाहिए कि हाथ ना लगाऊं, लफ्ज में मौजूद नहीं करना चाहता हूं मैच में, लेकिन ये मैं करूंगा। दूसरी बात यह है कि देखें क्या सूरत हाल है, कितने नाले हैं कितने नहीं है, ये बायगॉन है। बादस खराबी बस्यार, क्या हमने हर दफा जब मुसीबत आती है तो जाओ डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो उसके मुताबिक नहीं होती। आग को भी होएगी और होनी चाहिए, शाबे गरीबा मनानी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन उसका टाइम ये नहीं है कि जब आप एक इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उसमें हो। मुझे पता है लाहौर का, क्योंकि मैं सारी जिंदगी गुजारी है। वो कहते हैं ना तुमको एक शख्स याद आएगा, उसका नाम है शहबाज शरीफ। मुझे हकीकत है सारा लाहौर जानता है, एक दिन अप्रैल मई में हर गर्मियों में बावजूद है कि उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ नाले बनवाए, ड्रेन बनवाए, जैसे बाबर साहब ने कहा, सब कुछ बनाया। लेकिन हमारे यहाँ एक गैर मुहज्जब और जिसको कहने ऐसी कौम है जिसको बुनियादी शहरी असूल नहीं पता, हम पॉलिश बैग्स जो है वो पता क्या क्या चीजें जो आप फेंकते और नाले ब्लॉक, ये जो ड्रेन बंद होना, ये और डे है पाकिस्तान के अंदर, ये हर जगह होता है। अब फौज जो है और ये नाले बने रहते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश आती है ओवरऑल मीडिया की तवज्जो में होती है तो लोग उसमें सारे शामिल कर देते हैं जी। फिर एक और बात करने से पहले कि कराची का डिलेमा है। कराची का डिलेमा यह कि कराची ने पूरी जिंदगी जमात इस्लामी को सपोर्ट किया और आखिरी उम्र में आ गए या मिडिल एज में आके एमकेएम को सपोर्ट किया, और जमात इस्लामी को सपोर्ट किया तो भी आइसोलेटेड थे, एमकेएम को सपोर्ट किया आइसोलेटेड थे। अब जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं किया। जमात इस्लामी ने हर उस कौम को अपना जिसको कराची ने हर उस पार्टी को सपोर्ट किया जिसके पास एमकेएम से पहले कौमी एजेंडा होता था। वहां पे जब कोटे लगे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके जो हकूक थे सस्पेंड किया गया, एमकेएम पैदा हुई। चुनाचे सिंध गवर्नमेंट पे कोई बिठा दे भी उस पार्टी हो जाऊँ,
जिम्मेदारी उनकी है, और ये एक एथिटी उनके अंदर नजर आएगी, एक उनके अंदर एक लातालगी नजर आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ये मुस्लिम नून लाहौर में अफोर्ड नहीं कर सकती, लोग उठा के पूरे पंजाब से बाहर फेंकेंगे, ये अफोर्ड कर सकती है। और आखिरी बात जो है उसमें यह है कि फौज जब आएगी तो मैं समझता हूं कि पार्शियल फर्क नहीं पड़ेगा। ये इदारा एक ऐसा इदारा है कि हमारे इदारों में अगर कोई इदारा बच गया तो फौज का इदारा है, लेकिन फौज के इदारे को जब बुलाते हैं, 98 के अंदर वापदा दिया था नवाज शरीफ ने, फौज को 4-5 दिए थे, तो 99 के अंदर अरब के ऊंट की तरह उन्हें कहा था, गर्दन घुसाने दी थी, उसने कहा मैं पूरा मालिक, अब मुझे बहुत पूरा जिस्म घुसाने दो, तो ये अरब के ऊंट का खैमा पूरा ले लेंगे, मालकों को बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए ये नहीं है कि मैं खुदा ना खासा कोई शकूक को चुरात फैला रहा हूँ, एक चीज है कि आप फौज को इन्वॉल्व करेंगे तो एंड ऑफ द डे वो भी सोचते हैं कि हर जगह जो हम चला रहे हैं, हम आपके डिजास्टर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, नाले हम पक्के कर रहे हैं, तूफान सैलाब हम करवा रहे हैं, ये सारे अच्छा, जो काम है। दूसरी सिचुएशन आप कह रहे हैं ना कि विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिल बैठ के लॉन्ग टर्म मसाइल का हल निकाले, रीमा साहबा के पास लेके चलते हैं न्यायी साहब। ये रीमा, अगर ऐसा होता है, हमारी सभी पैनलिस्ट की ये राय है, तो क्या आपको लगता है कि जो बैड ब्लड है दोनों पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसके होते हुए ये मुमकिन है? शुक्रिया लीना। मुमकिन करना पड़ेगा, क्योंकि कराची इस मुल्क का मुआशी हब है, कराची इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसको इस तरह आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते लावारिस। तो आपको मिलके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं है। आपको हम अभी बात कर रहे हैं कि सिविलियंस कितने नाअहल हैं, उनको काम नहीं करना आता। मुझे हैरत हुई कि बहुत से एरियाज कराची में हैं जो आपके DHAs हैं, जो आपके कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आते हैं, क्या उनका बेहतर हाल है? वो भी फ्लड हो रहे हैं, वहां भी उसी तरह पानी खड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल आपको इस सिविलियन नाअहली या फौज की नाअहली पे ये इशू डालना चाहिए। ये एक अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट का इशू है। कराची बहुत से ममालिक हैं जिनसे बड़ा शहर है, आबादी कराची की कितनी है, आपको इन सब को सामने रख के कराची के लिए एक क्रिएटिव हल निकालना होगा, जिसमें शायद उसको ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने की जरूरत होगी, फाइनेंशियल कंट्रोल देने की जरूरत होगी, एक मुख्तलिफ तरीका देखना होगा उसको गवर्न करने का। अभी कराची कितना आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है, कितना आपकी कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर आता है, कितना फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इतना ही एक मेस है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। और ये जो आपका सवाल था, मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म में चले, अली जैदी साहब पिछले साल भी उन्होंने किया था, वो नाले साफ कर सकते हैं, आप फौज को बुला सकते हैं नाले साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में भी शायद मतलब थोड़ा शायद आपको फ्रूट्स दे, लेकिन मीडियम लॉन्ग टर्म में तो एक बिल्कुल हल नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे सारे तज्जियाकारों की मुत्तफिक राय ये है कि ये टर्म हल तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी प्लानिंग चाहिए और इस मसले का हल होना चाहिए, खासकर कराची के लिए जो कि पाकिस्तान का माशी हब है। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, दूसरा सवाल रखेंगे, उसके बाद एनालिस्ट के सामने। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में खुली छुट्टी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा है कि FATF कवानीन बनाने की मुकर्ररा मुद्दत है, लेकिन अपोजिशन ने बदले में NRO मांग लिया है। ये वही NRO है जिसकी वजीर आजम इमरान खान बात करते हैं। उनका मजीद कहना था कि नैब कवानीन में अपोजिशन की मुजव्वज़ा तरामीम ऐसी हैं कि आम आदमी के लिए जेलें और उनके लिए वेलें हैं। इस जुमरे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उन्होंने एक निजी TV के प्रोग्राम में आसमा शिराजी साहिबा से बात करते हुए कुछ डिटेल्स शेयर की। उन्होंने बताया कि 2 बिल्स हैं FATF के मंजूर कर लिए हैं, लेकिन तीसरा है एक बिल जो कि इंतहाई ख़तरनाक था। उन्होंने क्या डिटेल्स शेयर की हैं इस बिल से मुतल्लिक, तो आपने मुलाहिजा की शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आसमा शिराजी साहिबा के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तीसरे बिल से मुतल्लिक बताते हैं कि कहते हैं बहुत ही ख़तरनाक बिल है। इस बिल के तहत 180 दिन के लिए किसी को भी हिरासत में लिया जा सकेगा, और उन्होंने कहा कि 180 दिन तक गायब करने की शिक भी इसमें मौजूद है। बिल से जमहूरियत को खतरा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुताबिक। तो हमने सवाल अपने एनालिस्ट की खिदमत में आज कुछ यूँ रखा है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या अपोजिशन का? तो क्या लगता है आपको न्याजी साहब? मलिना, ये कौमी बदकिस्मती समझे, जो समझदार फहम फरासत वाले लोगों की जाती बदकिस्मती समझे कि आज जो हुकूमत है
बदकिस्मती से झूठ, मकर, फरेब, धोखाधड़ी के 4 असूलों के ऊपर इसका पूरा निजाम जो है वो खड़ा है। अब यकीन जाने नैब के ऊपर अब क्राइसिस ये हो गया है कि हमने जो कुछ करना है ना, यहाँ पे बड़े बड़े आप एनालिस्ट सुनेंगे और फिगर्स दे रहे होंगे ऐसी ऐसी, जो कि सिर्फ ये होता है कि वो समझते हैं कि ये हमने चीज जो है लोगों को कन्विंस करते हैं कि मीडिया ट्रायल किसी का करना जो है, या मीडिया के थ्रू किसी को बदनाम करना, मीर शकील रहमान को अंदर डालें और मीडिया के जरिए 2-4 चैनल पकड़ लें और उसके लिए अपना झूठ फैलाएं और फिर सारी वो चीजें बेचने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात सुनते, मुझे ऐसे कोई गाजी हुकूमत क्या कह रही है, कुछ नहीं कह रही, मैं इसको किसी और जो है कैटस पे देखता हूँ, किसी और पर्सपेक्टिव में लेता हूँ। लीना FATF से ये नहीं निकलेंगे, ये FATF जो है ये और जो IMF है, ये वो होता है ना कोई स्टीम के प्रेशर वॉल्व होते हैं, आप मर्जी है उसमें स्टीम बंद कर दें, स्टीम इनके अपने बहुत डाली होती है और मर्जी है उसका भी मर्जी के उसका प्रेशर जो है वो उसका उतना ही पैदा करें। जो इस वक्त दुनिया के अंदर ये कोर्सिव मेथड इस्तेमाल किए गए हैं वॉरफेयर में, जिसमें अब आप देखें सारे मुल्क उलझे हुए हैं। कई ऐसी चीजें हैं कि जिसको कहने चाहिए कि साइबर वॉर शुरू है बड़े बड़े मुल्कों में, जो कि उसमें तो ये FATF जो है उसका एक टूल है अमेरिका का, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ करना है वही चीजें उनको इंडिया में नजर नहीं आएंगी, हमारे नजर आएंगी, ये कुछ से कुछ कर ले। और फिर दूसरी बात यह है कि हम ना तो हम उसको सिंसियरली और जेन्युइनली करना चाहते हैं ना हम करेंगे, क्योंकि ये चीजें मेरे तो कम से कम 6-7 साल से जब से प्रेशर पड़ा हुआ है और खसूसन 7-8 साल हो गए कि मैंने देखे कि हुकूमत जो है बार बार यही यकीन दिला रही है कि यार ये तरीका मैंने कारगर, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। हमने APS के बाद एक जिसको कहना चाहिए कोई बनाए SOPs बनाए, उसका वो कोई मानने पर तैयार ही नहीं है। आप एक कर दो दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो इसलिए खातर जब रखें कि ये जो चीज आप जो डिस्कशन कर रही है उसमें मुझे इससे गर्द नहीं है, हुकूमत झूठ कर रही है, बार बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो असल इशू है FATF वाला उस पर जरूर मेरे कमेंट कि वो उनका जो आपने पॉइंट उठाया थोड़ा सा रीमा से समझते हैं ये, ठीक है, ठीक है, जो इनसिंसियरिटी के ऊपर बेस कर, इनसिंसियरिटी पे जिसमें इखलास नहीं है, जिसमें जो FATF वो एक और है कि पाकिस्तान को अपने उसमें रखना है, शिकंजे में रखना है। ठीक है, रीमा उमर साहिबा। जी अलीना, मुझे हंसी आ रही थी जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो क्लॉज है उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उस पर तनकीद कर रहे थे, क्योंकि शायद आपको याद हो 2014 में मेरा ख्याल है नून लीग के दौर में प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट पास किया गया था। उसमें भी इसी तरह की प्रोविजंस थी कि आप लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस में रख सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन में रह के आप उन्हीं प्रोविजंस पे तनकीद करो इंसानी हुकूक की बुनियाद पे, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में हो, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट तो मेरी नज़र में एक बहुत ही ड्रकोनियन कानून था जो उनके टाइम पे पास हुआ। इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट वैसे उठा के देख लें, उसमें एक शिक है 11EEEE, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की इजाजत देती है। उसमें भी उसी तरह इंटेलिजेंस मिलिट्री जो आपकी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग इंसानी हुकूक को इस्तेमाल करते हैं ऑपोजिशन को में जब होते हैं तो गवर्नमेंट को अटैक करने के लिए, गवर्नमेंट में होते हैं तो ऑपोजिशन की पास परफॉर्मेंस को अटैक करने के लिए। लेकिन कौन सी पार्टी है जो इंसानी हुकूक के बारे में सच में सीरियस है? क्योंकि अगर आप सीरियस हैं तो आप एंटी टेररिज्म एक्ट पूरा उठा के देख लें, वो ड्रकोनियन प्रोविजन से भरा हुआ है। आपको उसको पूरी तरह से रिविजिट करने की जरूरत है, और सिर्फ एक अमेंडमेंट उठा के उसकी तनकीद अपनी जगह जायज है, लेकिन आप वैसे तो देखें वो लॉ क्या कहता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो तनकीद है ये सिर्फ इस वक्त हुकूमत को अटैक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है या असल में एक सिंसेरिटी भी है इसके पीछे। दूसरी FATF की जो बात है, मेरा ख्याल है 30 जून की पहले डेडलाइन थी, अब वो कोविड की वजह से मेरा ख्याल है 4 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है। बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है, लेकिन इस तरह की जो तरामीम है, आप इकोनॉमिक टेररिज्म डाल दो अपने कानून में, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर्स जो है वो बढ़ा लो, वो FATF की जो कंडीशंस है वो पूरी नहीं करती। और वो हमारे लोग, आपको पता है कुछ साल पहले PTI के एक्टिविस्ट थे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए थे ज्यादा, तो ये आप ही को वापस आएगा, आप पे ही पड़ेगा इस तरह के जब आप कवानीन बनाएंगे।
तो मेरा नहीं ख्याल FATF की कोई कंडीशंस हैं जो ये रिक्वायर करती हैं आप इस तरह की कानून साजी। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए, दो चार बातें तो रीमा उमर साहबा ने वो कह दी। इनको पता नहीं किसने बताया था कि मैं ये लिख के लाया हुआ था आज कि वो जो नून लीग के दौर में बिल पास हुए थे, लेकिन बहरहाल, लेकिन अब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को किसने कहा? अच्छा, वो करें तो रिसर्च, मैं करूं तो बूटियां, सुभान अल्लाह, चलो ठीक है। अच्छा, वो क्या उसको कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा था? किसने कहा था? हाँ, किसने कहा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि वो जमहूरियत को खतरा डाल रहे हैं? अब ये मैं नहीं नोआ पढ़ रहा जमहूरियत का, मैं नहीं मरसिया कर रहा, मैं गलती कर रहा हूं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बजट भी उसका बहुत बड़ा था, इदारे भी 16 हैं, अर्बन प्लानिंग किसने करनी थी, और हर मर्तबा बारिश होती है, एक कदम आगे बढ़े हूं, एक कदम अल्लाह के फजल से। अच्छा, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। जो जमहूरियत खुद खतरे में हो उसने मुझे खतरों से क्या निकालना है? जो जमहूरियत खुद डरी सहमी हो हर वक्त उसने मेरा डर क्या खत्म करना है? जो जमहूरियत खुद बैसाखियों पर उसने मेरा क्या सहारा बनना है? जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अच्छा जी, पहली बात यह है कि दोनों सच्चे हैं इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सच्चे हैं। जो अपोजिशन ने बिल, जो 35 तरमीम वाला नैब का बिल पास किया, वो सीधा सादा NRO था, या इससे अच्छा है नैब को खत्म कर दें। यानी तरामीम, आप गिरफ्तारी ठीक है, चेयरमैन का इख्तियार ठीक है, जमानत ठीक है, 14 दिन का रिमांड ठीक है, लेकिन उसके बाद 1 अरब से ज्यादा असासों से ना पूछें, फलानों से ना पूछें, इतलाक 99 से हो, 7 साल का पहला ना हो, जिस सूबे में हो, वगैरह वगैरह। मुझे दोनों अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ये जो इन्होंने इसमें गो के ये FATF में इस वक्त अमेरिका भी प्ले कर रहा है बहुत, चीन की मदद से और CPEC की मदद से भारत भी पैस कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ने कहा था हुकूमत को पहली मीटिंग में कि पैकेज डील करें। पैकेज मतलब क्या? 3 FATF के जो वो कवानीन है और चौथा नैब का लाएं, ये अपोजिशन ने कहा था। लेकिन जो अपोजिशन कह रही है कि उस बिल में ये है, वो भी ठीक है कि 185 दिन 180 दिन और बाकी शिक्कें वगैरह, तो दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है। बाबर सत्तार साहब, आपका पॉइंट। अच्छा जी, बाबर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके बाबर सत्तार साहब का पॉइंट शामिल करेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट जी। हम बात कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो कल गुफ्तगू की है आसमा शिराजी साहब की शो में, उसकी बाबर सत्तार साहब क्या कमेंट करेंगे आप? अलीना, मैं तो कहूंगा कि दोनों का पॉइंट गलत है। देखिए, रीमा ने तो उन लॉज की कहानी सुनाई जो PMLN के दौर में, बेशक उससे पहले चले जाइए, ये जब 2009 में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है वो छापा है तकरीबन उन 2 रेगुलेशंस का जो फाटा और पाटा के लिए PPP के दौर में पास की गई, जिनके अंदर यही ड्रैकोनियन प्रोविजंस थी कि आप जिस मर्जी को उठा लें और उसे बंद कर दें और उसका कोई ड्यू प्रोसेस राइट नहीं है। सो प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी कानून साजी करने की तरफ जाते हैं, कोई हमें बहाना मिले कि हम लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हम किसी तरह सल्व कर सकें, तो वो हम उस बहाने को इस्तेमाल करते हैं। अभी ये FATF के लिए कर रहे हैं, इससे पहले भी एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, आप उससे तो ठीक कर लीजिए। ये तो बताइए कि आज तक उसके नीचे कितनी कन्विक्शंस हुई, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो जब आपका बुनियादी हाथ से या आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो ये बन जाए कि आपने किसी भी तरह से प्रोसिक्यूशन को और जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें खत्म करके सीधा जजमेंट पे पहुंच जाना है, आप लोगों को बंद रख सकें। अगर मुझे भट्टी साहब की कोई बात ना पसंद आए कि आज वो टीवी पे बैठ के एक बात कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर ये कानून लगाऊं और 180 दिन के लिए उन्हें बंद कर दूं, फिर बाद में देखा जाएगा उनके खिलाफ साबित होता है नहीं होता। लेकिन हमारा जो एक ओवरऑल, जब भी गवर्नमेंट आ जाए उसका एक ओवरऑल व्यू है, जो हमारी रियासत का व्यू भी, कि आप पहले सजा दे दें
और उसके बाद देखें कि उसने गलती की या नहीं की। तो उसके ये बाद बुनियादी गलती की या नहीं हुई। के साथ है। ठीक है। और हर लेजिस्लेशन में ये कोशिश की जाती है कि उन बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को किसी तरह नकारा किया जा सके, और वो हो चुकी है बड़े हद तक। ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट। महमूद सरफराज साहिबा। देखिए वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। हाँ देखिए लीना, इसके अंदर दो तीन बातें हैं। जो ह्यूमन राइट्स वाला एंगल बाबर और रीमा ने हाईलाइट किया है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हमने जैसे कि देखा है कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो गालिबन को ह्यूमन राइट्स को मेरे ख्याल में कोई प्रायोरिटाइज नहीं करती। अच्छा, दूसरी चीज के ऑपोजिशन या हुकूमत, ठीक है, देखिए एक इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट 6 अगस्त तक पाकिस्तान ने सबमिट करानी थी, तो ये पास तो होने ही थे इवेंचुअली किसी भी तरीके से। जो अमेंडमेंट्स हैं वो हुकूमत फाइनली मान भी गई है और इसी वजह से वो पास हुए। लेकिन इसके अंदर दो तीन बातें ये है कि देखिए, पहली चीज, क्या हुकूमत ने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया था कि FATF की शराइत क्या है? शराइत के ऊपर जो है एक बड़ी सीक्रेसी है। चले हम ये मानते हैं कि हम अवाम को से मत शेयर करें क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है और शायद ये कुछ बड़ी सेंसिटिव चीजें भी उसके अंदर होंगी, लेकिन कम से कम एक कोई नेशनल सिक्योरिटी की एक पार्लियामेंट्री अपनी कमेटी होनी चाहिए जिसके अंदर वजीर आजम साहब हों, जिसके अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, जिसके अंदर जो है मेन पार्टीज के लीडर्स हों, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम उनको एक ब्रीफिंग दी जाए, उन्हें बताया जाए। अभी तक जहां तक है कि हुकूमत की तरफ से शायद वो वाली चीजें पूरी शराइत जो है वो नहीं शेयर की गई, वो मुसवदा और वो वाली चीज शेयर की गई। देखिए, ये एक डायलॉग नेशनल सिक्योरिटी पे होना बहुत जरूरी है और एक सेफ स्पेस के अंदर, और वो सेफ स्पेस आपकी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत जो है वो आपके पार्लियामेंट जो है वो उसका वो है, जगह है कि जहां पर हमें नजर आता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज है कि कंसेंसस आपने बनानी है, आपने एक कंसेंसस बनानी है नेशनल। तो क्या आपको भी यही लगता है कि दोनों की बात में कोई वजन नहीं है, हुकूमत या देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ने कहीं कुछ गलतियां भी की हैं और दोनों ने कुछ चीजें सही भी की हैं। मैं आपको बताऊं कि जो ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा जो ये ड्राफ्ट में अमेंडमेंट में कुछ ठीक चीजें की हैं, वो एक्चुअली वो हमारे काफी सेंसिटिव चीजें थी, जो शायद अगर वो दूसरा हुकूमती वाला बिल होता तो काफी उसमें मसले भी हो सकते थे। तो वो ऑपोजिशन ने एक्चुअली पॉइंट आउट करके कुछ चीजें ठीक भी की हैं। तो मेरे ख्याल में एक डायलॉग होना चाहिए, मेरा अपने इसके अंदर ख्याल ये है अलीना, और ओपन डायलॉग बिटवीन ये पार्लियामेंट्री होना चाहिए। और फिर और उसके अंदर प्लीज ह्यूमन राइट्स का एंगल मेरे ख्याल में आप कोई किसी को सही दुरुस्त नहीं कहना चाहती हैं, आप चाहती हैं एक डायलॉग हो और फिर मामले किए जाएं। ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।